हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हुए थे हमारे आईसीएच गाइडलाइन के, उसको कवर करने वाले हैं। देयरफॉर हम लोग ने देख लिया था क्वालिटी, इफिकेसी, सेफ्टी और मल्टी डिसिप्लिनरी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने वहाँ से ख़त्म किया था। ठीक है, तो आज हम लोग आईसीएच मेंबर्स, उनका प्रोसेस और जो मेन हमारा जो दिया गया है सिलेबस में क्वालिटी गाइडलाइंस, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये पूरा आज के टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आईसीएच मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ईसी होगा, वो ईयू लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो यूरोपियन कमीशन होती है, हमारी ईएफपीआईए होती है, जो हमारी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एसोसिएशन होती है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लेबर एंड वेलफेयर एंड जापान। उसके बाद फिर हमारा आती है जापान फार्मास्यूटिकल फर्म। जितने भी मतलब हम लोग की जो मेन हम लोग की तीन जो कंट्रीज़ थी हमारी, यूरोप की थी और यूनाइटेड स्टेट्स थी और जापान थी हमारी एशिया से। ठीक है, इन तीनों के जितने भी मेंबर्स हैं, ये जो फार्मास्यूटिकल की जितने भी बॉडीज़ वगैरह हैं, ये सब इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो इसमें यूएसएफडीए हो गई हमारी, PHRMA हो गई हमारी, जितने भी ऑब्जर्वर्स हो गए, और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन हो गई। ये सब जो है, इसको भी हम लोगों ने, इन मेंबर्स को भी हम लोगों ने 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। तो हमारी पहली होती है हमारी रेगुलेटरी मेंबर्स, दूसरी हमारी होती है इंडस्ट्री मेंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी होती है यूरोपियन रेगुलेटरी मेंबर्स। इसमें हमारी यूरोपियन कमीशन, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, जो हमारी गवर्नमेंट रूल करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी रेगुलेटरी के अंदर आ जाएगी, और जितनी भी प्राइवेट होती है वो हमारी इंडस्ट्री के अंदर आ जाती है। तो मतलब इंडस्ट्री जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी इंडस्ट्री फॉर्म करती है वगैरह, इन सबको जितना पेपर वर्क, जितनी भी अलाउंस लेनी होती है, वो सब गवर्नमेंट बॉडी से लेनी होती है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सब गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेटरी मेंबर्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे आती है ईसी FDA हो गई हमारी, MHLW हो गई हमारी, जितनी भी PMDA हो गई हमारी, हेल्थ कनाडा हो गई, ये सब हमारी जो है हमारी रेगुलेटरी मेंबर्स में आ जाएंगे। उसके बाद फिर इंडस्ट्री मेंबर्स में आ गई हमारी, जैसे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड एसोसिएशन हो गई, जापान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन हो गई हमारी। उसके बाद फिर हमारी हो गई फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद फिर हमारी IGBA हो गई हमारी, WSAMI हो गई, फिर बायो हो गई। जितनी भी हमारी ये सब हो गई इंडस्ट्री से रिलेटेड, हमारी पूरी सारी इंडस्ट्रियल मेंबर्स में आ जाएंगे। अब इसके बाद हमारा आता है आईसीएच प्रोसेस, मतलब क्या क्या स्टेप्स जो होते हैं वो हमारे आईसीएच हार्मोनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हमारी होती है, सबसे पहले कोई भी हम लोग जो टॉपिक होता है उसको पहले डिस्कवर करते हैं। उसके बाद फिर उसके बारे में हम लोग एक साइंटिफिक पूरा रिसर्च करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एग्री करते हैं, हमारा पूरा ड्राफ्ट टेक्स्ट जितना भी उसको कंसल्टेंसी वगैरह हमारी पूरी रीजनल रेगुलेटरी एजेंसी जो होती है वो सब पूरा फॉर्म करती हैं। उसके बाद फिर उसको हार्मोनाइजेशन गाइडलाइन के द्वारा जो है ऑप्ट करी जाती है, अडॉप्ट करी जाती है। उसके बाद फिर का पूरा इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, मतलब स्टेप्स कैसे कैसे हम लोग उन सब का क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ड्राफ्ट एंड प्रिपेयर एंड सर्कुलेट थ्रू द मैनी रिवीजन अंटिल द फाइनल हार्मोनाइजेशन ड्राफ्ट इफ कंप्लीट। ठीक है, सबसे पहले उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जितनी भी गलती होती है, जितने भी उसमें फॉर्मेशन वगैरह करने होते हैं, वो सब करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एक जो पर्टिकुलर हमारी बॉडी होती है उससे साइन करवाते हैं ताकि, ठीक है, ताकि वो जो है अग्री कर दे, हमारा जितना भी ड्राफ्ट है उसको फॉरवर्ड कर दे हमारी जितनी भी आगे की कमेटी है फर्दर साइनिंग के लिए हमारा, और जाके फिर बाद में जो है वो अपना एक्सेप्ट कर सकें हम लोग। उसके बाद फिर 3 रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिव इनिशिएटिव हम लोग लेते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो प्रोसेस जो है वो रिसीव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा क्या होता है, स्टेप 4 में रीचीज़ व्हेन द स्टीयरिंग बॉडी, जितनी भी स्टीयरिंग बॉडी होती है जो एग्री कर देती हैं। ठीक है, और हमारा जो साइंटिफिक जो हमारा होता है सिग्निफिकेंट, वो जो है हमारा टेक्निकल इश्यूज़ के द्वारा वो पूरा एकदम कंफर्म हो जाता है कि हाँ, मतलब अब ये पूरा रेडी हो गई है गाइडलाइन, इसके हम लोग अब जो है अमेंडमेंट कर देते हैं। ठीक है, वो तो हमारा पूरा अमेंडमेंट हो जाता है उसका। ठीक है, उसके बाद फिर उसको जो है हम लोग पूरा आगे हमारा इम्प्लीमेंट कर देते हैं। प्रोसेस पूरा इनकम्प्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर उसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, उसको हम लोग जो है अपना जो है प्रोसीजर में लागू कर देते हैं और सब लोग उसको यूज़ करने लगते हैं। ये पूरा होता है, पूरा इसका स्टेप्स होते हैं।
कि कैसे हम लोग जो है हार्मोनाइजेशन के द्वारा पूरा अपना सारा प्रोसीजर को फॉर्म करते हैं। देन उसके बाद हमारी आती हैं क्वालिटी गाइडलाइंस। अब क्वालिटी में क्या होता है, क्वालिटी मीन्स एक स्टैंडर्ड हम लोग डेवलप करते हैं, एक स्टैंडर्ड हम लोग सेट करते हैं किसका, किसी भी एक प्रोडक्ट का, किसी भी एक चीज़ का, जिससे क्या होता है एक बेस्ट से बेस्ट उसकी डिग्री जो है हम लोग फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो इसमें केमिकल्स वगैरह और जो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस है, ये सब चीज़ें जो है हमारी क्वालिटी जो है वो कंफर्म करती हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्वालिटी के जो है फॉलोइंग 14 पार्ट्स में पूरी डिवाइड है कि सबसे पहले जो होता है वो हमारे QA से QF, जितनी भी ये Q1A से Q1F तक की जितनी भी गाइडलाइंस है ये वो सब स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। सेकंड Q2 है, Q2 में हमारे जो एनालिटिकल वैलिडेशन से जितनी भी चीज़ें हैं वो आती हैं। उसके बाद फिर Q3D से Q3D तक जो हमारी पूरी इम्प्योरिटीज़ है उनके बारे में है। उसके बाद फिर Q4 में हमारी जितनी भी फार्माकोपियाँ हैं ये सब हैं। क्वालिटी बायोटेक्नोलॉजिकल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी Q5 में आते हैं। Q6 में जितनी भी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं उनके बारे में वो सब आता है। Q7 में हमारी गुड्स में GMP मतलब आती है। उसके बाद फिर फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट होता है Q8 में, कि हमारा Q9 में होता है हमारा पूरी जो जितने भी रिस्क मैनेजमेंट होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब आने Q9 में आते हैं। इसका एक फ्लो चार्ट है, उसको देख के हम लोग प्रॉपर्ली समझेंगे। ठीक है, Q10 में हमारा आता है जितना भी फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी Q10 में आती हैं। उसके बाद फिर Q11 में हमारा जितना भी डेवलपमेंट होता है और मैन्युफैक्चर होता है, जितनी भी ड्रग्स का, जितनी भी सब्सटेंस का, वो सब आता है हमारा Q11 में। फिर उसके बाद आता है Q12 में हमारी जितनी भी लाइफ प्लान है उसका, जितनी भी लाइफ साइकिल है, जितना भी मैनेजमेंट है वो सब हमारा Q12 में आता है। फिर Q13 में आती है हमारी पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग है, कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग जितने भी प्रोसीजर्स हैं इसे बनाना Q13 में आता है। फिर Q14 हमारी लास्ट है जिसमें सब चीज़ का जितना भी है वो सब पूरा प्रोसीजर को एनालाइज करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर डेवलपमेंट। सो QA से QF तक मतलब Q1A जो हमारी पूरी गाइडलाइन है Q1 की, इसमें हम लोग स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। सो हम लोग पर्पस क्या होता है हमारा स्टेबिलिटी टेस्टिंग का, इसका पर्पस मेनली ये होता है कि हम लोग जो है क्वालिटी की जो होती है उसका एक एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। किसको, हमारे जो कस्टमर्स हैं इन सबको एक एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे ताकि मतलब हमारी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सेल्फ लाइफ होती हैं, जितनी भी फैक्टर्स हैं कि वो हमारी जो ड्रग है उसकी क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करते हैं। जब तक उसकी शेल्फ लाइफ है, जितना उसका लाइफ स्पैन है उस तक, जब तक वो लाइफ स्पैन है उसका, तब तक वो जो है हमारी डिग्रेड नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो QB गाइडलाइन है, Q1B जो है उसमें हमारी फ़ोटो स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं ताकि हम लोग जितनी भी लाइट सेंसिटिव ड्रग्स हैं उन पर हम लोग क्या क्या चीज़ें होती हैं और जितनी जो लाइट सेंसिटिव नहीं है, जैसे अम्बर्ड कलर बॉटल जो होती है उसको हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारी लाइट सेंसिटिव ड्रग्स होती हैं। ठीक है, उसको प्रिवेंट करने लाइट से। उसके बाद फिर हमारी आती है QC में Q1C, जितनी भी हमारी स्टेबिलिटी का टेस्टिंग होती है, हमारी जो न्यू डोजेस फॉर्म होती हैं उनकी, उसमें हमारी जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं, जैसे न्यू फॉर्मुलेशंस होती हैं, उनके बारे में हम लोग जो है अप्रूव्ड करते हैं पूरा एक डिफाइंड सर्कमस्टांसेस अंडर विच रिड्यूस स्टेबिलिटी डाटा कैन बी एक्सेप्टेड, जितने भी डाटा है उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आता है Q1D में क्या करते हैं हम लोग, जितना भी ब्रैकेटिंग और मैट्रिक्सिंग मतलब ये सब पूरा ये एक टाइप का ग्राफ होते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग उसको जो है टेस्टिंग का एनालाइज करते हैं कि वो कितना ज़्यादा बढ़ा या कितना कम, क्या पूरा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर से उसको जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसको इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा Q1E में हम लोग क्या करते हैं, उन स्टेबिलिटी डाटा जो हम लोग ने किया होता है उसको जो है हम लोग इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, कि उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है, या रूम टेम्परेचर जैसे है तो उस पर जो है स्टोरेज कंडीशंस क्या है, मतलब कोई भी एक दवाई है वो हम लोग मेनली रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करते हैं। बट कुछ कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसको हम लोग लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, या जिसको हम लोग हाई टेम्परेचर पे भी वो लोग वेरी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हमारा इवेल्युएशन करते हैं। उसके बाद आता है हमारा Q1F में हम लोग जितनी भी पैकेजिंग के रिलेटेड में होती हैं, जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, जोन्स हमारे क्लाइमेट के अलग अलग होते हैं, तो उसमें वो कैसा जो है अपना रिस्पॉन्स शो कर रही हैं। क्या पता कि कोई भी एक दवाई है वो हमारे कंटेनर से रिएक्ट कर जा रही है किसी भी ठंडी जगह पे जाने पे, तो इन सब का हम लोग ध्यान रखते हैं और इन सबको हम लोग स्टेबिलिटी, ये सब कैसे पता चलता है कि
वो इस वहाँ जा रही है तो ये जैसे ऐसी हो जा रही है, मतलब रिएक्ट कर जा रही है। तो ये सब हम लोग पहले ही जो है करके स्टेबिलिटी उसकी टेस्टिंग करके उसका पूरी चीज़ को इवेल्युएट करके उसके बाद हम लोग जो है उस ड्रग को मार्केट में लाई जाती है। अब हमारा आता है Q2 में क्या होता है, हमारे जितने भी एनालिटिकल जितने भी वैलिडेशंस थी उनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। जितनी भी मेथडोलॉजीज़ हैं उसको हम लोग पूरा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, कि हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि हमारी जो पर्पस है पूरा जो है वो सूटेबल है कि नहीं, उसके लिए पूरा हम लोग उसका वैलिडेशन पैरामीटर निकालते हैं, ताकि जो है वो पूरा एनालिटिकल जो हमारा जो है उसको सारी चीज़ें जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी पूरी सबको हम लोग डिस्कस करते हैं उसके अंदर। उसके बाद टाइप्स कितने होते हैं हमारे, टाइप्स मेनली इसके फॉलोइंग टाइप्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा हो गया आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसको क्वालिटेटिव टेस्टिंग करते हैं उसकी, जितना क्या मतलब कितना इम्प्योरिटी कंटेंट वगैरह है। लिमिट टेस्ट जो होते हैं वो फॉलोइंग हर एक चीज़ के लिए, हर एक मतलब मेटल वगैरह जितने भी प्रेजेंट होते हैं, जितने भी मतलब एलिमेंट्स होते हैं उन सब के लिए फॉलोइंग लिमिट टेस्ट होते हैं, उनका भी देखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी क्वालिटेटिव टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग उसका पूरा वेरिएशन, हर चीज़ उसका एक्यूरेसी, प्रिसीजन, डिटेक्शन ऑफ द लिमिट्स, जितनी भी चीज़ें हैं उसकी जितनी रेंजेस हैं सब चीज़ हम लोग एक प्रॉपर उसका डाटा बनाते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर से उसको जो है एवेल्युएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है Q3E से Q3D तक। मतलब ये जो है ये गाइडलाइन जो है हमारी इम्प्योरिटी से रिलेटेड है। जितना भी इम्प्योरिटी वाला डाटा होता है, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी हम लोग गाइडलाइंस जो हैं हम लोग इम्प्योरिटी के एक्सपेक्ट में सारी चीज़ें हम लोग जो है वो इस गाइडलाइन में देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है क्लासिफिकेशन, सबसे पहले देख लेते हैं इम्प्योरिटीज़ का। मेनली कौन सी टाइप की होंगी, या तो रेजिडुअल सॉल्वेंट वगैरह जो होते हैं हम लोग मतलब कोई भी ड्रग हम लोग बना रहे हैं उसके दौरान अगर कोई भी सॉल्वेंट जो है उसको हम लोग नहीं इवेपोरेट करवा पाते, नहीं हटा पाते हैं, तो वो हमारा उसमें ऑर्गेन में उस ड्रग में रहेगा। हमारा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हो गई, हमारी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होंगी, यही सब हमारी जो है इम्प्योरिटीज़ जो है वो ड्रग में रह जाती हैं। तो इन्हीं को हम लोग इवेल्युएट करने के लिए इन्हीं इम्प्योरिटीज़ का पता लगाने के लिए हम लोग जो है इम्प्योरिटीज़ गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जैसे बेंजीन हो गई, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गई, ये सारे जो फॉलोइंग हमारे जितने भी ये चीज़ें दी गई हैं, जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं, कंपाउंड्स दिए गए हैं, इन सब का पता लगाने के लिए हम लोग जो है क्वालिटी इम्प्योरिटी गाइडलाइंस का हम लोग फॉलोइंग जो है सॉल्वेंट जो है इस्तेमाल करते हैं। अब फोर्थ में आ गया हमारा फार्माकोपिया से जितनी भी हमारी रिलेटेड है, मतलब जैसे Q4A में जैसे हम लोग फार्माकोपियल हार्मोनाइजेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। कि Q4B में हम लोग एवेल्युएशन देखते हैं, हमारे रिकमेंडेशन देखते हैं, जितनी भी हमारे फार्माकोपिया टेक्स्ट हैं, जिसमें जितना भी ICS में के रीजन में जितना भी टेक्स्ट लिखा हो गया है उसी को हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन सबको एवेल्युएट करते हैं, इन्हीं सबको हम लोग रिकमेंडेशंस में लेते हैं, और इसी को हम लोग जो है हमारा पूरा आगे की जितने भी यूजेस है, प्रोसीजर वगैरह हैं, उन सब में इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। ये पूरा दिया गया है हमारे जितने भी एनेक्स, जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी टेस्ट हैं, इन सबको हम लोग फॉलोइंग जितना भी फॉलोइंग जैसे और फिर यूनिफॉर्मिटी इन डोजेस फॉर्म, डिसोल्यूशन टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट, ये सब हम लोग जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हमारा आ गया Q5A से Q5E तक जितने भी प्रोसीजर होते हैं Q5 गाइडलाइंस में, ये सब बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर्स प्रोडक्ट जो होते हैं उनसे, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रोसीजर होता है इसको इस्तेमाल, ये जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं इसको इस्तेमाल से कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इन सब का एक प्रॉपर जो है हम लोग डाटा हम लोग बनाते हैं। इसका मेनली हमारा क्या होता है कि जैसे वायरस की जितनी भी टेस्टिंग होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है उनके उससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उसको हम लोग जैसे वायरस से ही बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है, हमारी प्रोडक्ट्स होते हैं, इन्हीं सब से हम लोग जो है उसको लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, मतलब इन्हीं सब से बनाई जाती हैं। इसीलिए हम लोग मेनली हम लोग जो वायरस से रिलेटेड जो हमारे टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम लोग जो है इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। इसका मेन क्या है, 3 प्रिंसिपल होते हैं इसका। पहले इम्प्लीमेंट्री अप्रोच हैविंग इन्वॉल्व टू कंट्रोल द पोटेंशियल वायरल्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है मेन सेलेक्शन। सबसे पहले होता है हमारा
सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं हमारा जितनी भी चीज़ें हम लोग मेनली हमारा किसकी टेस्टिंग लाइंस जितनी भी यूज़ कर रहे हैं उन सबका हम लोग टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद फिर सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, जितनी भी कैपेसिटी है हमारी है, जितना भी क्लियरेंस होता है, इंस्पेक्शन जितने भी वायरस है हमारे, उसके बाद फिर उसको हम लोग जो है टेस्टिंग करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स की। ठीक है, ये 3 हमारे मेन प्रोसीजर्स होते हैं। उसके बाद आती है हमारी क्वालिटी कंट्रोल, जो है हमारी जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी एनालिसिस करते हैं हम, उसकी एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्शन इन द सेल्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ RDNA डिराइव्ड प्रोटीन प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब जितने भी RDNA से डिराइव्ड है हमारे प्रोटीन प्रोडक्ट्स, उन सबकी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन जो है इस गाइडलाइन के दौरान पूरा हम लोग इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम लोग इन सबको फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं पूरा हमारा कंस्ट्रक्शन शुड बी एनालाइज यूजिंग अ न्यूक्लिक एसिड टेक्निक। ठीक है, इस जितने भी एक्सप्रेशंस हैं हम लोग पूरा एनालाइज करते हैं और उसको पूरा प्रॉपर फॉर्म में हम लोग देते हैं। उसके बाद फिर हमारी आती है Q5C में हम लोग क्या करते हैं, पूरा उसकी क्वालिटी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं किसकी, हमारी जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जितने भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। Q5D में क्या होता है, हम लोग डेरिवेशन एंड कैरेक्टराइजेशन करते हैं हमारा जो सेल सबस्ट्रेट्स हैं। ठीक है, जितने भी जो भी हमारे यूज हो रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जितने भी हमारे जो वो होते हैं सेल सबस्ट्रेट्स होते हैं, उन जितने भी यूज़ हो रहे हैं उनका भी हम लोग प्रॉपर डाटा हम लोग जो है देखते हैं। उसके बाद आता है हमारे Q5E, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारी पूरी जो कंपेरेबिलिटी होती है हमारी जो प्रोडक्ट्स होते हैं हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ये कि हम लोग किसी भी चेंज ना हो। ठीक है, कि कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके दौरान जो है वो चेंज ना हो। जैसे यूटेक्टिक मिक्सचर होते हैं, वो हम लोग जब मिलाते हैं तो वो जो है उनके मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, हमारी जो किसी भी अगर दूसरा मिक्सचर से हम लोग उसको मिक्स करते हैं तो वो लिक्विड हो जाते हैं। ठीक है, उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाती है इंडिविजुअल जो कंपाउंड होते हैं उनसे जो है वो लो हो जाती है। ठीक है, तो इन सब की ये सब जो चीज़ें होती हैं उन सबको हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरा उसका डॉक्यूमेंटेशन जो है सच हर चीज़ जो है हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा Q6 में क्या होता है, हम स्पेसिफिकली जो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो न्यू ड्रग सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उन सबको हम लोग देखते हैं। उनके ब्लड ड्रग सब्सटेंस एंड फाइनल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आर की पार्ट। ठीक है, की पार्ट होते हैं हमारे। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये क्या चीज़, कोई भी चीज़ हमारा कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो जा रहा है, कोई भी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं हम लोग सेम प्रोडक्ट्स में जे कि हम लोग क्या पता इंक्रीज एक्सपेंस एंड द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एरर एंड एज वेल एज द पोटेंशियल कॉज फॉर द इंस्ट्रप्शन ऑफ द प्रोडक्ट। जितने भी हम लोग प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं कि उसमें कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ जा रहा है। ठीक है, ये सब हम लोग देखते हैं। तो उसके बाद फिर Q6 में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग टेस्टिंग प्रोसीजर जितना भी एक्सेप्टेड क्राइटेरिया है उनके हिसाब से हम लोग पूरा केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग लिस्ट ऑफ टेस्ट रेफरेंस टू एनालाइज प्रोडक्ट्स एंड अप्रोप्रिएट एक्सेप्टेंस ऑफ द क्राइटेरिया विच आर न्यूमरस लिमिटेड न्यूमेरिकल लिमिटेड। जितनी भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग यूज़ करना चाहिए। स्टैंडर्ड जितनी भी फार्माकोपियाज़ हैं उसमें ये मेंशन है कि नहीं, ये सारी प्रोसीजर जो है ये सब हम लोग देखते हैं और उसको जो है हम लोग बताते भी हैं कि हम लोग ने इस स्टैंडर्ड से ये वाली चीज़ जो है फॉर्म करी है। उसके बाद हमारा यूनिवर्सल टेस्ट है। ठीक है, ये सारे हमारे यूनिवर्सल टेस्ट होते हैं जिसको हम लोग जो है हर एक ड्रग पे जो है न्यू ड्रग सब्सटेंस पे हम लोग जो है अप्लीकेबल करते हैं। जैसे सबसे पहले उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे, उसके बाद उसका आइडेंटिफिकेशन, फिर एसे इम्प्योरिटीज़ स्पेसिफिक टेस्ट जो होते हैं हमारे जितने भी ड्रग्स हैं वो हम लोग पूरा देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारी, जो पार्टिकल साइज़ हो गया, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म हो गई हमारी, ये सब चीज़ें हम लोग पूरी देखेंगे। इसके बाद फिर हमारे स्पेसिफिक टेक्स्ट फॉर द ओरल प्रोडक्ट्स जितने भी हमारे हैं उनके लिए स्पेसिफिक कौन कौन से प्रोडक्ट्स के टेस्ट हैं। ठीक है, जैसे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिसोल्यूशन रेट, हमारे डिसइंटीग्रेशन रेट, जितने भी हार्डनेस, फायरेबिलिटी, ये सब चीज़ें हम लोग पूरी मैनेज करेंगे ताकि हम लोग को एक अच्छी डोजेस, अच्छी क्वालिटी जो है फॉर्म हम लोगों को मिल सके। जैसे हो गया हमारी यूनिफॉर्मिटी इन डोज, जितने भी पेरेंटल ड्रग्स हैं, ठीक है, उन सब के लिए हम लोग कौन कौन से ड्रग्स टेस्ट जो है हम लोग परफॉर्म करते हैं। जैसे सबसे पहली बात उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, पार्टिकल साइज़ रेंज क्या है उसकी, पीएच सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्टेरिलिटी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी, क्योंकि जो पेरेंटल फॉर्म की जो जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो सारी डायरेक्टली जो है हमारी इंजेक्ट करी जाती है हमारे ब्लड वेन्स में। ठीक है, जिससे हमारा क्या है, अगर कोई भी चीज़ उसके अंदर पायरोजन कोई भी अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो डायरेक्टली हमारे
सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। सो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगी। इसलिए सबसे ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी जो है स्पेसिफिक टेस्ट जो हैं वो इसी में पेरेंटल्स में ही देखा जाता है। उसके बाद फिर हमारा प्रोसीजर्स हो गए हमारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर द बायोटेक्नोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। जितने भी हमारे स्पेसिफिक प्रोसीजर्स जो है वो हम लोग कैसे कैसे पूरा यूज़ करते हैं। जैसे प्रोसीजर यूज़ टू मेक वजह बायोलॉजिकल, जैसे एनिमल बेस्ड बायोलॉजिकल टेस्ट हो गया, हमारा सेल कल्चर बेस्ड बायोलॉजिकल एसे हो गए, हमारे बायोकेमिकल एसेज हो गए। ये सारी चीज़ एसेज जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग कोई भी एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद आता है हमारा जीएमपी। जीएमपी की कौन सी गाइडलाइंस हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल यूजिंग इंग्रेडिएंट्स जो हैं हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है कि हम लोग मेंटेन करते हैं किसकी, मेंटेन करते हैं क्वालिटी की। ठीक है, तो हमारा जो एपीआई है उसकी क्वालिटी को हम लोग अफेक्ट नहीं होने देते हैं। ठीक है, फिर अब पर्सनल्स, जितने भी पर्सनस यूज़ कर रहे हैं वो एक वेल क्वालिफाइड ट्रेंड पर्सन हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, हमारी जितने भी ट्रेनिंग एरियाज़ हैं, सेंटर्स हैं, वो सब कैसे हैं, एक वेल जितना भी प्रॉपर जो क्राइटेरिया होता है कि हाँ इसका इतना साइज़ होना चाहिए, या विंडोज़ होती हैं, वेंटिलेशन होता है, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब एक प्रॉपर और वेल सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, किसी भी एक इंडस्ट्रीज़ को फॉर्म करने के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें जो है एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है, पता चला रस्ट लगी हुई है उसमें, स्टेनलेस स्टील का नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी इक्विपमेंट्स में होती हैं। उसके बाद फिर हमारी जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड ये सारे भी फॉर्म होने चाहिए। फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट हो गई हमारे क्यूएड की। इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं पूरे जो ड्रग सब्सटेंस एक्सपियर्स जितने भी कंटेनर्स क्लोजर सिस्टम्स होते हैं इन सबको हम लोग जो है डेवलपमेंट में देखते हैं कि इसका मेन एम क्या होता है कि अगर कोई भी एम हम लोग कोई भी एक ड्रग जो है डेवलप कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी को इफेक्ट ना करे। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट रिस्क है। ये सारे इसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि क्या वो चीज़ जो है हमारी क्वालिटी जो है वो बेस्ड है साइंटिफिक नॉलेज पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं, पेशेंट जो है उसको वो प्रोटेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, पता चला उसके लिए हार्मफुल हो रही है, तो ये सब चीज़ें हम लोग को नहीं करनी है। ठीक है, जैसे हमने बताया था आपको ये फ्लो चार्ट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सो ये था हमारा पूरा टॉपिक। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।